देश की सबसे बड़ी गाजीपुर फूल मंडी में फूलों के दाम सातवें आसमान पर। लॉकडाउन के दौरान फूलों की खेती हुई खराब। पहली बार गुलाब से महंगा हुआ गेंदे का फूल। रेस्टोरेंट्स खुलने से लोगों में दिखी खुशी। रेस्टोरेंट्स में कोरोना को देखते हुए बढ़ते जा रहे हैं सारे एहतियात। बिना मास्क लगाकर रेस्टोरेंट्स में नहीं है अंदर जाने की इजाजत। मजदूर की मौत पर सियासत हुई तेज। पार्षद ने की एक्शन की मांग। गांधीनगर निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरकर हुई थी मजदूर की मौत। बारिश की वजह से सब्जियों के दाम सातवें आसमान पर। लोगों के घरों का बजट भी बिगड़ा। मंडी में व्यापारियों का हो रहा है भारी नुकसान। और आनंद विहार में पार्षद ने कोरोना वॉरियर्स को बांटे जूस के पैकेट। कोरोना काल में इन वॉरियर्स ने किया बेहतरीन काम। इनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। गाजीपुर फूल मंडी देश की सबसे बड़ी फूल मंडी है, जिसमें देश के हर कोने से विभिन्न प्रकार के फूल आते हैं। हर त्योहार पर यहाँ पर एक अलग रौनक देखी जाती है, लेकिन कोरोना काल की वजह से अब वो रौनक नहीं है। गणेश चतुर्थी पर फूलों की भरमार रहती थी, लेकिन इस बार नहीं है। पहली बार मंडी में गेंदे के फूल गुलाब से महंगे हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से इस बार फूलों की फसल खराब हो गई है। इस बार पीछे से फूलों की सप्लाई बहुत कम है। इस बार गणेश पंडाल भी नहीं सजे हैं, तो डिमांड भी बहुत कम है। कोरोना का असर फूलों पर खेती और तीज त्योहारों पर बहुत पड़ा है, जिससे फूल के व्यापारी खुश नहीं हैं। पहले तो 40-50 रुपए के हिसाब से मिलता था, इस समय 200 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है। पहले कम से कम 50 किलो फूल ले आता था मैं डेली का, आज 10 किलो लेना पड़ रहा है। ये लॉकडाउन के चक्कर में फूल खेती थी तो उस टाइम फूल आया नहीं, और लोगों ने क्या करा, किसानों ने सारा फूल की खेती उखाड़े सब्जियाँ बो दी उसमें। अब खेतों में फूल नहीं है तो यहाँ क्या आएगा। पहले कितने रुपए किलो मिलता तो 200 रुपये किलो लिया है जी मैंने। 10 किलो फूल लिया 2000 का। ये 2000 का 1000 रुपये का फूल चलता नहीं था। कारण ये है कि लोगों ने लॉकडाउन में ट्रैक्टर लगा दिए खेतों में, तो इसलिए फूल हो गए कम। इस टाइम पे भगवान की पूजा चल रही है, गणेश जी पूजा चल रही है, तो उस वजह से थोड़ा महंगा हो गया फूल कम की वजह से। जितना कम होगा ग्राहक ज़्यादा आ रहा है तो फूल कम निकल रहा है। खेत में है नहीं फूल, लॉकडाउन में सारे खेत जोत दिए। कुल मिला के पहले गेंदा चलता था 50-60 ये बिकता था, अब चल रहा 200 रुपये किलो। ये लॉकडाउन की वजह से महंगा हुआ है ना। लोगों ने कि जो खेत थे लॉकडाउन लग गया, वो सूख गए खेतों में, उन्होंने डर के मारा दोबारा लगाया नहीं उन लोगों ने। कितने रुपए किलो बिक रहा है ये? इस टाइम 200 रुपये किलो खुलतम बिक रहा है। गुलाब भी सुबह आओगे 8 बजे 9 बजे तो 200 रुपये किलो गुलाब भी है। गेंदा 200 रुपये किलो है। चमेली बैटरी है 1500 रुपये किलो। पहले क्या रोजाना ही ले जाते सुबह जब खत्म हो जाए दोबारा आता है, उसका रेट ऊपर नीचे रहता है, एक जैसा रेट कभी नहीं रहता। कभी 40, कभी 100, कभी 150। लोग तो खैर नॉर्मल ही आ रहे हैं, नॉर्मल है, क्योंकि आ रहे भी तो थोड़ा ही लेके जाते। जिसको 10 किलो की जरूरत है वो 5 किलो लेके जाएगा, और जिसको 5 किलो की जरूरत है वो 2 किलो लेके जाएगा। इस टाइम तो 200 रुपये किलो है, और सुबह रहता है 170-80 रुपये किलो, और निबल माल 150 रुपये किलो, 120 रुपये किलो। मतलब ये इतने रेट किस कारण बढ़ गए? माल कम आ रहे हैं, माल ना आने की वजह से। कुछ त्योहार है ये, उसकी वजह से भी कुछ महंगा है ये। लगातार हो रही बारिश से सब्जियों के दाम सातवें आसमान पर हैं। गाजीपुर सब्जी में सब्जी के विक्रेताओं का कहना है कि ज्यादा हो रही बारिश की वजह से सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं। पीछे से सब्जियों की सप्लाई नहीं है। मंडियों में सब्जी खराब हो जाती है। जो लोग पहले सब्जियों को ज्यादा खरीदते थे वो अब कम खरीद रहे हैं। लोगों का घर का जो बजट है वो बिगड़ रहा है। कई बार ज्यादा बारिश की वजह से ट्रक फंस जाते हैं। भैया बारिश की वजह से माल हो जाते हैं ख़त्म, जिसकी वजह से आवक है बहुत ज़्यादा कम। तो रेट तो जाहिर सी बात है कि थोड़े ऊपर नीचे होंगे। और हमारे ये प्याज के रेट हैं, प्याज 14-15 रुपये किलो बिक रही है। और यहाँ हालात जो है बारिश की बाढ़ की वजह से कहीं भी है, बाढ़ खेतों में आएगी तो सब्जी आने से रही, सब्जी नहीं आ पा रही। पर क्या ये बारिश के मौसम में बेचने वालों को, ठेले वालों को जगह नहीं मिलती है, इस वजह से हमारा माल भी कम बिक रहा है। प्याज गया अभी 2 दिन पहले वहीं पे ये रेट ये हो गए थे 16 रुपये, अब यहाँ मंडी में आने के बाद यहाँ 15 रुपये रेट रह गए। माल की आवक कम है, पीछे भी थोड़ी शॉर्टेज है माल में,
इस वजह से धीरे धीरे रेट बढ़ रहा है। और जब इतना टाइम पड़ा है, नई फसल आने में टाइम है, जब तक वो फसल पूरी आएगी नहीं तब तक इसमें जितना माल पड़ा है उसके हिसाब से रेट रहेंगे। अगर माल कम है तो रेट अपने आप नेचुरली बढ़ेंगे ना। जब ज़्यादा थे तो बीच में बहुत डाउन भी था। मेन जो पता है वो थोड़ा आलू के बारे में पता है, क्योंकि मेरा काम आलू का ही है। हमें यही पता है कि टमाटर 50 रुपये क्रेडिट बिका है। अगर महंगा बिक रहा है तो कुल 50 रुपये क्रेडिट बिका है। तो जब माल ज़्यादा होता है तो उसकी इतनी दुर्गति होती है। अगर आज कम है तो कुछ पैसे बढ़े होंगे। जब यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं या बाज़ार नहीं लग रहे हैं, तो उसकी वजह से कई बार सब्जी खराब भी होती है। इस बार नहीं, सारी सब्जियां तो नहीं मिल पा रही हमें, क्योंकि माल नहीं आ पा रहा, पीछे बाढ़ के वजह से माल नहीं आ रहा। और जो मिल भी रही हैं तो डबल रेट है। गोभी इस टाइम में 180 रुपये वहाँ से मिल रही है, तो किस भाव बेचेगा इंसान। वहाँ से हमें 28 रुपये पड़ता है, 30 रुपये हम बेच रहे हैं। किराया वराया लगा के 28 रुपये पड़ता है, 30 रुपये हम बेच रहे हैं। नहीं, पूरी सब्जियां नहीं है वहाँ पे। कह रहे हैं पीछे से माल नहीं आ रहा, बाढ़ के वजह से माल नहीं आ रहा। कोई कह रहा है कि ट्रक की हड़ताल चल रही है, इस वजह से माल नहीं आ रहा। और अभी पूरा क्लियर पता नहीं, यूँ ही कह रहे हैं कि हर जगह पानी है। हाई है। टमाटर है 60 रुपये किलो बिक रहा है। अदरक है 40 का पाव है, 50 का पाव भी बिकता है। अब टमाटर है 4-4, 5-5 किलो ले जाते थे, अब तो 1 किलो लेने में ही हवा निकल जाती है। सब्जियां तो सारी मिल रही हैं, बस हाई रेट है। गांधीनगर के कृष्णदत्त गली में अवैध रूप से बन रही बिल्डिंग पर 5 दिन बीतने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। इस बिल्डिंग की 4थी मंजिल से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई थी। हादसे के बाद गांधीनगर पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही का मामला भी दर्ज किया था। इस पर शादरा साउथ जोन अभी तक हरकत में नहीं आया है। इस मामले में ईस्ट दिल्ली के मेयर, एलजी और एमसीडी कमिश्नर को लिखित में कंप्लेंट भी की गई है। इस पर इलाके के पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल ने पुलिस और ठेकेदारों पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। 17 अगस्त 2020 को एक बिल्डिंग पे हादसा होता है जो अवैध निर्माण चल रहा था। ये बिल्डिंग 689 किशन दत्त गली नंबर 0 की है, जो सुभाष रोड पर स्थित है। वहाँ पे जब मकान का निर्माण चल रहा था तो एक मजदूर वहाँ से फिसल के गिर पड़ा, उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि उसको वहाँ से ले जाने में भी इन लोगों को दिक्कत थी। ठेकेदार ने लापरवाही की। अगर उसको तुरंत ले आया जाता शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता, उसकी मौत नहीं होती। उससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात हुई कि जो संबंधित थाना है उन्होंने केवल ठेकेदार पे एफआईआर दर्ज की है लापरवाही की, जबकि ये एफआईआर ठेकेदार पे भी होनी चाहिए थी, मकान मालिक पे भी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये अवैध निर्माण चल रहा था। जिस जेई के देखरेख में अवैध निर्माण चल रहे हैं, इतना बड़ा हादसा हो जाता है। 17 तारीख को हादसा होता, आज 22 तारीख हो गई। उस पर ना तो अधिशासी अभियंता ने, ना डीसी ने और ना ही कमिश्नर ने, उनके तक ये जानकारी जाने के बाद भी आज तक वो एक्शन नहीं हुआ, जबकि तुरंत उसको मुअत्तल किया जाना चाहिए था। उसके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए थी। रमेश जी की बात है, रमेश जी बहुत बढ़िया निगम पार्षद हैं, वो अपनी तरफ से कार्रवाई करवाने में लगे होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि रमेश जी भी मेरे कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। देखिए, कोई ये 17 तारीख को तो निर्माण चालू हुआ नहीं, निर्माण तो पहले से चल रहा है। और सबसे बड़ी लापरवाही, क्योंकि जो जेई है एक एक गली में घूमता है, उसके जो बेलदार होते हैं जो अलाउ नहीं है, वो बेलदार घूमते हैं। कहीं पे आप थोड़ा सा बदब रोड भी डाल दोगे तो तुरंत पहुंच जाते हैं। ये उनकी मिली भगत से सबसे बड़े दोषी तो वहाँ के जेई हैं, जो भी संबंधित जेई हैं वो वहाँ के दोषी हैं, उनको तुरंत मुअत्तल किया जाना चाहिए। दिल्ली में रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए हैं। कोरोना को देखते हुए रेस्टोरेंट्स में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोगों के मन में रेस्टोरेंट्स खुलने पर खुशी जाहिर है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर रेस्टोरेंट्स में सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। पहले टेम्परेचर लिया जाता है, तब अंदर आने के लिए अलाउड करते हैं। बिना मास्क के आप एंट्री नहीं कर सकते हैं, मास्क होना आपके पास ज़रूरी है। समय समय पर रेस्टोरेंट को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। जो लोग खाना सर्व करते हैं और खाना बनाते हैं वो कोरोना को देखते हुए सारे एहतियात बरत रहे हैं। तो एक उम्मीद की किरण जागी है और रेस्टोरेंट मालिक और जितने भी होटल मालिक हैं उनके लिए एक राहत की खबर ये है कि अब परमिशन मिल गई है होटल्स रेस्टोरेंट को खोलने की। और ऐसे में क्या कुछ एहतियात बरती जा रही है, किस तरीके का नज़ारा होटल्स या फिर रेस्टोरेंट में देखने को मिल रहा है, वो आज आपको दिखाने लेकर आए हैं। यहाँ पर एक कस्टमर है, उनसे बात करते हैं। इन्होंने एक टेबल पे 2 जने, जैसे मैं बैठा हूँ आमने सामने 2 बिठा रखे थे, ऐसे ही फिर यहाँ 4 जने हैं तो 2 टेबल कवर कर रखी थी 4 जनों के लिए भी। तो सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा गया था।
जैसे अंदर आए तो पहले इन्होंने वो चेक करा, फिर उनके जो हैं उन्होंने हाथ से सैनिटाइज के लिए कहा भी सैनिटाइज करिए, फिर अब आके बैठे हम तो टेबल पे बकायदा वो छिड़का गया। प्लास्टिक के ग्लव्स पहन रखे इन्होंने, अभी मेरे लिए लेके आए थे तो प्लास्टिक ग्लव्स पहन रखा। जैसे कस्टमर आता है हमने आप देखिए यहाँ पे रोक लगा रखी है। सबसे पहले जो हम उसका जो है टेम्परेचर देखते हैं, उसके बाद जो उसके हाथ जो सैनिटाइज़र वगैरह करते हैं, और उसके बैठने से पहले, कस्टमर के बैठने से पहले उसकी सीटिंग को जो हम सैनिटाइज़र वगैरह जो करते हैं। उसके बाद जब कस्टमर खाना खा के चला जाता है, उसके बाद उस टेबल को दोबारा से हम जो सैनिटाइज़र कर, हमारे जो स्टाफ है उनको भी समझा के हमने रखा हुआ है कि कस्टमर से दूरी बना के चलें, मास्क वगैरह लगा के चलें, और हाथों में ग्लव्स वगैरह जो है पूरा मेंटेन करके जो हमारा स्टाफ भी जो है सतर्क में है। पहले से स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। जो भी कस्टमर एंटर करता है पहले प्रॉपर सैनिटाइजेशन, आरोग्य सेतु का भी हम लोग जो भी कस्टमर आ रहे हैं पहले आरोग्य सेतु ऐप से देख के कि क्या उनका रिस्क फैक्टर है, उसके हिसाब से कस्टमर की एंट्री दे रहे हैं। कोई भी बचा हुआ खाना कस्टमर का अंदर नहीं जा रहा, डायरेक्ट डिस्पोज ऑफ हो रहा है। कोई भी चीज़ को बंद रखने का कोई औचित्य नहीं है, चाहे वो होटल हो, इनको खोला बहुत अच्छी बात है। उसमें पूरा का पूरा जो कोरोना कानून है, कोरोना नियम है, उनको उसको लगाना पड़ेगा। हैंड हाइजीन हो, चाहे मास्क हो या सोशल डिस्टेंसिंग हो। रेस्टोरेंट मालिक हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जो लोग मास्क लगाकर आएंगे उन्हीं लोगों की एंट्री है, और साथ ही साथ वो तो एहतियात बरतेंगे ही, लेकिन जो होटल के कर्मचारी हैं, मालिक हैं, वो लोग भी एहतियात अपनी तरफ से पूरी बरत रहे हैं। किचन से लेकर जहां पर कस्टमर आकर बैठ रहा है, इस तरीके से सैनिटाइजेशन जो है वो समय समय पर की जा रही है। कस्टमर के बैठने से पहले और कस्टमर के खाने के बाद भी इस तरीके का सैनिटाइजेशन का जो काम है वो लगातार जारी है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लोग जो हैं वो अवेयर हैं और एहतियात जो है वो पूरी तरह से बरतने की लगातार कोशिशें उन लोगों की जारी हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, CCN। दिल्ली की सीलिंग की तस्वीर तो आप लोगों को अच्छे से याद होगी, जिसमें लोगों के व्यापार ठप हो गए, काफी लोग बेरोजगार हो गए थे। देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद दिल्ली में सीलिंग हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा दिल्ली में की गई सीलिंग के संदर्भ में 14 अगस्त को आए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए बीजेपी ने मॉनिटरिंग कमेटी को भंग करने की मांग की है। बीजेपी, आप, कांग्रेस नेताओं ने इस पर अपनी राय रखी है। लोगों से ली गई 1-1 लाख रुपए फीस लेने की भी मांग की गई है। क्या कह रहे हैं नेता, आप भी सुनिए। मॉनिटरिंग कमेटी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता केस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके निर्णय को इम्प्लीमेंट करने के लिए गठित किया था। इसका काम केवल इतना ही था कि शहर में रेजिडेंशियल एरियाज में पोल्यूशन न फैले, इसलिए वहाँ पे अवैध रूप से कारोबार न हो, फैक्ट्रियाँ न चले। लेकिन जब पावर आती है तो पावर का कई बार ओवर एक्सरसाइज होता है, तो मॉनिटरिंग कमेटी ने निरंकुश होकर शहर को एक सिरे से उजाड़ने का काम किया। इसमें कई प्रॉपर्टीज बिना वजह भी गलती से भी सील हो गई। अब जब डीसीलिंग का मामला है, प्रॉपर्टियां बारिश में, कारोबार के अभाव में, कोरोना के काल में जो प्रॉपर्टियां हैं सड़ रही हैं, उनको खोलने का प्रोसेस शुरू होना चाहिए। लेकिन खोलने का प्रोसीजर इतना मुश्किल है कि जब तक 1 लाख रुपए एप्लीकेशन के साथ जमा ना हो, आपकी एप्लीकेशन कंसीडर ही नहीं होती। तो अपना ये निवेदन है कि एक तो 1 लाख रुपए वाली शर्त हटनी चाहिए, और दूसरा जिनके गलत पैसे जमा हुए उनको रिफंड मिलना चाहिए, और तीसरा मॉनिटरिंग कमेटी को तत्काल रूप से भंग करके स्थानीय निकायों को यानी MCD आदि को ये पावर देकर उनके अंतर्गत इस शहर के बाकी सारे जितने निर्णय वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। दिल्ली के बीजेपी के नेता ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसको भंग कर दिया जाए। क्या दिल्ली के बीजेपी के नेता ये चाहते हैं जो दिल्ली के लोगों के अंदर थोड़ा बहुत भी भय है उसको भी समाप्त करना चाहते हैं? आज MCD के बगैर नक्शे पास कराए हुए बड़ी बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग बगैर नक्शे के बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग धड़ल्ले के साथ बन रही है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। क्या ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट और जो निगम पार्षद हैं, क्या उनको ये पूरी छूट देना चाहते हैं कि खूब बिल्डिंगें में दिल्ली के अंदर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बने और रोज दुर्घटनाएं हो और लोग ज्यादा बने और डिजास्टर मैनेजमेंट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार को ना बढ़ाएं। मॉनिटरिंग कमेटी खत्म हो जाएगी, निगम पार्षद और जो डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स हैं उनको पूरी छूट मिल जाएगी और ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी और आदेश गुप्ता जी के द्वारा जो मॉनिटरिंग कमेटी को भंग करने की डिमांड रखी गई है, वह डिमांड सरासर गलत है।
जो रेजिडेंशियल क्षेत्रों की गैर कानूनी सीलिंग हुई वो सीलिंग मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा नहीं, एमसीडी के कर्मचारियों के द्वारा टारगेट को पूरा करने के लिए गलत तरीके से और अंधाधुंध तरीके से लोगों की सीलिंग की गई। मेरे ही जानने वाले 3 लोगों की सीलिंग, एक किसी की बुक की दुकान थी जहां पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो रही थी, जहां पे कोई पॉल्यूशन का काम नहीं था, और 2 जगह जहां पर किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी थी, खाली जगह थी जो कि सील कर दी गई। तो मॉनिटरिंग कमेटी दिल्ली के रहने वाले नागरिकों के हकों की रक्षा करने के लिए है, और एमसीडी और जो बाकी सरकारी तंत्र है वो सरकारी तंत्र किसी प्रकार की ज्यादती करे, उस ज्यादती को रोकने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का होना जरूरी है। कोरोना काल के दौरान पूर्वी दिल्ली के आवाम के लिए कर्मचारियों ने जी जान से काम किया और लोगों को किसी भी काम से परेशान नहीं होने दिया। इसी को देखते हुए आनंद विहार वार्ड से पार्षद गुंजन गुप्ता ने आज आनंद विहार के कर्मचारी जो कोरोना काल में उन्होंने काम किया, हर कोरोना वॉरियर्स जिसने जनता की सेवा में की है, उनको जूस के पैकेट दिए जिससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, अच्छे से काम कर सकें। गुंजन गुप्ता ने कहा कि इन लोगों की देखरेख करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। ये सभी लोग बधाई के पात्र हैं। कोरोना काल में आनंद विहार के लोगों ने भी बहुत सहयोग किया है। हमारे क्षेत्र में आनंद विहार वार्ड में आज हमने ये कार्यक्रम रखा है। जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, मैं वॉरियर्स इनको इसलिए कहूँगी क्योंकि इनके साथ से ही, इनके काम से, इनके विश्वास से, इनका मेरे कंधे से कंधा मिलाने से हम इस कोरोना काल से अपने वार्ड को निकाल करके लाए हैं। हमारे वार्ड की परफॉर्मेंस पूरे कोरोना काल में थैंकफुली भगवान जी की कृपा से, हमारे सभी निगम कर्मचारियों की कृपा से बहुत अच्छी रही है। ITV लंदन तक हमारे वार्ड से डॉक्यूमेंट्री बन करके गई है। तो सिर्फ आई कैन नॉट एवर थैंक देम इनफ, कभी भी उनको बहुत ज़्यादा मैं धन्यवाद दे नहीं पाऊँगी, पर एक सिर्फ उनका अप्रिसिएशन के माध्यम से वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकें, अपने परिवार का ध्यान रख सकें। इसलिए जितने भी हमारे आनंद विहार वार्ड में सफाई कर्मचारी हैं, मेंटेनेंस कर्मचारी हैं, मलेरिया विभाग के लोग हैं, हॉर्टिकल्चर विभाग के लोग हैं, सभी के लिए आज यहाँ पर ये प्राकृतिक फलों से बने जूस के वितरण के कार्यक्रम का तय किया गया है। तो अभी हमने ये बांटा है, सबको हमने आधे आधे घंटे के गैप पर बुलाया है कि इकट्ठा यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का हम ध्यान रखें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे को आपदा के नियम सिखाए हैं उनका हम पूरी तरह से पालन कर सकें, कोई उल्लंघन ना हो, इसलिए सभी को आधे आधे घंटे के गैप पर यहाँ बुलाया गया है। कोरोना को देखते हुए पिछले काफ़ी महीनों से बच्चों के स्कूल बंद हैं, जिससे बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास पर बहुत असर पड़ रहा है। बाहर जाकर लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों के साथ साथ लोगों को भी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इसी को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने फिटनेस सेशन किया जाएगा, जिसको 3 सेशन में बांटा जाएगा, जिसकी YouTube पर फिजिकल एक्टिविटी की क्लास होगी। पेरेंट्स ने भी इस कदम की सराहना की है और कहा इससे बच्चों के मन मस्तिष्क पर असर पड़ेगा। पहले ही बच्चे पढ़ाई जो करते हैं, स्टडी करते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। उसमें बच्चे 3-3, 4-4 घंटे पहले ही टीवी पर बैठते हैं, मोबाइल्स पे बैठते हैं। उनकी आंखों का बेड़ा गर्क पहले ही हो चुका है, उनकी आईसाइट ख़राब हो चुकी है। उसके बाद ऑनलाइन वो क्लासेस में कॉपीज वर्क जो करते हैं, बुक वर्क करते हैं, 5-5, 6-6 घंटे बैठे रहते हैं। अब आप फिज़िकल फिटनेस का शुरू कर रहे हैं, तो हम एग्री नहीं हैं इससे। हम अपने बच्चों को बिल्कुल ये क्लासेस अटेंड नहीं करवाएंगे। बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि 3-3 घंटे बच्चे बैठ के क्लासेस लेते हैं, तब भी बैठे रहते हैं। क्लासेस ख़त्म होने के बाद बच्चे अपने अपने फ़ोन उठा लेते हैं गेम्स खेलने के लिए। जैसी गेम्स ख़त्म होती है, बैटरी ख़त्म होती है, तो बच्चे कंप्यूटर चला लेते हैं और सारा दिन इन्होंने बैठे बैठे कुछ नहीं करना, फ़ोन टीवी। तो एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे थोड़ा सा एक्टिव हों। बाहर बच्चे जा नहीं सकते, कोरोना का डर है, तो मेरे हिसाब से होनी चाहिए। बच्चों की एक्टिविटी के लिए जो सरकार ने फैसला लिया है ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए, पहले ही ऑलरेडी इतनी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसी में अब फिज़िकल फिटनेस वो अब स्टार्ट कर रहे हैं। उनको पहले ही साथ साथ स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। 3-3, 4-4 घंटे वैसे ऑलरेडी कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, स्ट्रेस है, माइंड उनका बिल्कुल बस स्टडी में ही लगा हुआ है। बिल्कुल वहीं बच्चों को हमें खाना भी देना पड़ता है, कई बार वहीं पे पानी भी देना पड़ता है बच्चों को, बच्चे उठ नहीं पाते हैं वहाँ से। उसके साथ साथ ये फिटनेस क्लास अगर स्टार्ट हो जाती है तो मैं उससे सहमत हूँ बच्चों को, पर यह है कि पेरेंट्स को थोड़ा उनके साथ एक्टिवेट होना पड़ेगा। भारत सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के नतीजों को घोषित कर दिया
और आपको पता होगा कि इंदौर ने फिर बाजी मारी थी। गुजरात का सूरत शहर दूसरे स्थान पर काबिज था। इंदौर पिछले 3 साल से टॉप पर था और ये इसका चौथा, जी हाँ, चौथी बार वो इनाम जीता है और इस बार भी वो टॉप पर ही है। दिल्ली के तीनों नगर निगम इस मामले में काफ़ी फिसड्डी रह गए हैं। साउथ एमसीडी इस बार लिस्ट में 31वें नंबर पर है, नॉर्थ एमसीडी 43वें नंबर पर और ईस्ट एमसीडी 46वें नंबर पर। 10 लाख की कम आबादी वाले शहरों की लिस्ट में नई दिल्ली नगर पालिका का 8वां स्थान है। इस पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी अपनी राय रखी है। क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। पूरे देश में पहले नंबर पे इंदौर आया, नंबर दूसरे पे सूरत आया और नंबर तीसरे पे नई मुंबई आई। तो तीनों जगह बीजेपी कॉरपोरेशन काम कर रही है। हम पिछड़ों में थोड़ा आगे बढ़ जाएं तो गर्व का विषय नहीं है। दिल्ली की रैंकिंग देश की राजधानी होने के नाते नंबर 1 होनी चाहिए। हर दिल्ली वासी इसकी अपेक्षा करता है और मैं ये समझता हूँ दिल्ली को नंबर 1 ही होना चाहिए। और अगर दिल्ली नंबर 1 नहीं है तो दिल्ली में रहने वाला हर आदमी उसके लिए कहीं ना कहीं दुखी है। दिल्ली सरकार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 5वें वित्त आयोग के अनुसार उनका लेजिटिमेट फंड उनको रिलीज करे, जिससे कि दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए अच्छा काम हो सके। इतना अच्छा रिजल्ट सामने आया है उसके लिए बहुत बहुत सभी को बधाई। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम और तीनों निगमों के अंदर पिछले 15 साल से सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी को अभी और भी बेहतर करने की ज़रूरत है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएं, क्योंकि तीनों निगम हमारे भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं। अगर इसके ऊपर लगाम लगाने में कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम आ सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि दिल्ली देश की राजधानी है। हमें 46, 45 या 240 पर नहीं, नंबर 1 पर होना चाहिए। तो देखने वाली बात यह है कि देश में जो छोटे छोटे शहर हैं, चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, वो नंबर 1 पे, नंबर 2 पर इस तरह आ रहे हैं। तो दिल्ली इतना पीछे क्यों रह जाती है हमेशा। इस बार बहुत अच्छा परिणाम आया है हालांकि, लेकिन और भी सुधार करने की ज़रूरत है। आंकड़ों की बाजीगिरी जो करने में लगे हुए हैं बीजेपी के नेता, खासतौर से जो हमारे पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं गौतम गंभीर जी, उन्होंने बीड़ा उठाया है। बताते हैं कि जो हमारे गाजीपुर लैंडफिल साइट की ऊंचाई को कम करने का, तो ऊंचाई इस तरह कम नहीं होती है कि कूड़े को ऊंचाई के बजाय समतल में फैला दिया जाए। तो ऊंचाई कम करना नहीं है, कूड़े को भी वहाँ से समाप्त करना है। उसका कोई वैकल्पिक रास्ता सही ढंग से निकालना होगा। और जो ठोस कूड़ा प्रबंधन है उसके लिए और ज़्यादा कुछ ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, बहुत सारा फंड भी अलॉटमेंट हुआ, एमसीडीज़ को मिला भी, मगर उसका फ़ायदा क्या हो, लोगों तक तो कुछ सुविधा पहुंची नहीं। बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं, 100 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा गया और अब तो हालत ये है कि उनसे सफाई नहीं हो पा रही है, इसलिए निजी हाथों में उसको दे दिया जा रहा है। सर्वेक्षण की तो बात ही छोड़ दीजिए, कभी 200 रैंकिंग आती है, कभी 196 आती है, इस बार 46 आई है शायद। वो कभी फर्स्ट पे आ ही नहीं सकती, किसी से ये लोग उदाहरण लेते नहीं। जैसे इंदौर हमेशा फर्स्ट आता है तो एमसीडी क्यों नहीं आ सकती? क्या कमी है दिल्ली की एमसीडी में? दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा सफाई होनी चाहिए। और हमारा जो पूर्वी दिल्ली का क्षेत्र है वो घनी आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर तो और ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभी पेंडेमिक भी चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, तो जितना सफाई होगी, जितनी अच्छी तरीके से सारा मतलब प्लानिंग के साथ किया जाएगा तो शायद बीमारी भी कम होगी। और पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN डैन को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।